अब एक इंसान और 300 से ज्यादा मौतें। एक ऐसा दरिंदा जो 2 या 3 से ज्यादा देशों में घूमता रहता था। कोलंबिया, पेरू, इक्वाडोर और हो सकता है कि और भी 2-3 देश हो सकते हैं। और इस इंसान को कोई भी रोक नहीं पा रहा था। सबसे बड़ी बात तो यही थी। अब एक ऐसा चेहरा जो दिखने में बहुत ज्यादा मासूम और नॉर्मल सा लगता था, लेकिन उसके अंदर एक ऐसा काला छाया था जिसे समझना आज तक हद से ज्यादा मुश्किल है। और इस इंसान को इस दुनिया ने नाम दिया द मॉन्स्टर ऑफ द एंडिस। लेकिन इस केस की सबसे बड़ी बात यह नहीं है कि इस इंसान ने 300 से ज्यादा जिंदगियां ली, वो कुछ और है। और उस चीज से, उस ट्विस्ट से इस वीडियो में मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से वाकिफ करवाऊं। आगे बढ़ने से पहले एक और चीज मैं आप लोगों को इस केस के बारे में जरूर बताऊंगा। भले आप लोगों को ट्विस्ट बोलिए चाहे क्लाइमैक्स बोलिए, लेकिन ये केस हद से ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन वो बात यह है कि वो इंसान आज भी जिंदा है, लेकिन कहां है किसी को भी नहीं पता। और जिस इंसान की आज हम लोग बात करने वाले हैं, उस इंसान का नाम है पेड्रो अलोंसो लोपेज। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अब जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, देखिए मेरा नाम है सेजल आर्यन सिंह और आप लोग देख रहे हैं द मिस्टीरियस 329। 5 अक्टूबर 1948 कोलंबिया के टोलेमा डिपार्टमेंट में एक बच्चा पैदा होता है और उस बच्चे का नाम रखा गया पेड्रो अलोंसो लोपेज। वो अपनी मदर बेलिंडा लोपेज का 7वां बच्चा था। 7वां 13 बच्चों में से एक, 13 यानी 13। और ये वक्त वो वक्त था जब कोलंबिया अपने सबसे बुरे वक्त से गुजर रहा था और जिसका नाम था ला वालेंसिया, एक खूंखार सिविल वॉर जिसमें पेड्रो के फादर मेडार्डो रीस, इनकी डेथ पेड्रो के पैदा होने के 6 महीने पहले ही हो गई थी, क्योंकि पेड्रो के फादर एक पास के गांव की रक्षा कर रहे थे, डिफेंस दे रहे थे, उनको बचा रहे थे। और डिफेंस देते देते ही उनके फादर की डेथ हो जाती है उस सिविल वॉर में, जिस सिविल वॉर का नाम था ला वालेंसिया। अब पेड्रो ने अपने फादर का चेहरा कभी देखा ही नहीं था और वो ऐसे वक्त में पैदा हुआ जहां पे इंसान की जान लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, शायद सबसे ज्यादा मैंगो थी, मतलब सबसे ज्यादा आम बात थी। एक छोटे से कमरे को बीच में पर्दा लगाकर उस कमरे को 2 हिस्सों में बांटा गया था। एक तरफ पेड्रो की माँ का काम होता था और दूसरी तरफ पेड्रो अपनी भाई बहनों के साथ उसी कमरे में रहता था। पेड्रो ने बचपन से वो सब कुछ देखा था और वो सब कुछ सुना था जो एक बच्चे को नहीं देखना या सुनना चाहिए था। अब पेड्रो की माँ बेलिंडा बार बार अपने बच्चों से बोलती थी कि वो अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, अपने 13 बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, बहुत ज्यादा लगाव रखती थी। लेकिन पेड्रो ने कुछ और ही बोला। पेड्रो ये बोलते हैं कि पेड्रो को उनकी माँ बहुत बुरी तरीके से मारती थी, टॉर्चर करती थी, बहुत ज्यादा अत्याचार करती थी। अब घर के बाहर कोलंबिया की सड़कें, कोलंबिया की दीवार खून से रंगी पड़ी थी और घर के अंदर कुछ और ही वातावरण चल रहा था। 1957 में जब पेड्रो महज 8 साल का था, इनकी मदर बेलिंडा ने इनको घर से लात मारकर इनको निकाल दिया था। अब आप लोग माँ को गलत बोलेंगे, लेकिन इसकी वजह क्या हो सकती है? एक 8 साल के बच्चे को घर से बाहर निकाल फेंका कोलंबिया के इतने बुरे वातावरण में, इतने बुरे माहौल में, क्यों? क्योंकि पेड्रो अपनी छोटी बहन के साथ गलत तरीके की हरकत करते हुए पकड़े गए थे। अब कोलंबिया की सड़कों पे अकेले घूम रहे थे पेड्रो और अकेले घूमते घूमते उनकी मुलाकात एक गैंग मेंबर से हुई। उनकी मुलाकात तब हुई थी जब वो बोगोटा पहुंच गए थे। सड़क पर रहने वाले बच्चों को जेमिनिस बोलते हैं। यहाँ पे वो माल न्यूट्रिशन से भागने के लिए बासुको और कैनबीस का यूज करते थे, इस्तेमाल करते थे। और फिर पेड्रो की मुलाकात एक अनजान आदमी से हुई, जिस आदमी ने उनको खाना दिया, रहने की जगह दी। लेकिन ये सब कुछ करने के बाद वो आदमी उसको एक अबैंडन बिल्डिंग में लेकर गया और वहां पे जाने के बाद आप लोग खुद ही समझ सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि उस बड़े इंसान ने इस छोटे इंसान के साथ क्या किया होगा, किस तरीके की हरकत की होगी। महज 8 साल के बच्चे को इस तरीके की हरकत और उस बच्चे के दिमाग पे किस तरीके के इफेक्ट्स पड़े होंगे इस इंसान की उन गलत हरकतों की वजह से। अब 12 साल की उम्र में एक अमेरिकन इमिग्रेंट फैमिली ने इनको, यानी हमारे पेड्रो को अडॉप्ट कर लिया और एक ऑर्फनेज स्कूल में डाल भी दिया। लेकिन पेड्रो इतनी आसानी से मानने वाले नहीं थे, वो वहां से भाग गए। जब पेड्रो से पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो पेड्रो ने जवाब दिया कि उनके स्कूल में एक टीचर उनके साथ हैरेस करता था, मतलब हैरेसमेंट करता था, अब्यूज करता था और तो और असॉल्ट भी करता था। इस वजह से हमारे पेड्रो उस स्कूल से भाग गए, उस फैमिली को भी छोड़कर भाग गए। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि पेड्रो ने यहाँ पे झूठ बोला था। पेड्रो का मेन रीजन ये था कि वो न तो स्कूल और न तो वो अमेरिकन इमिग्रेंट फैमिली पे सही तरीके से ट्रस्ट कर पाता था। ट्रस्ट, ऑनेस्टी, सिंपैथी, ये कुछ इस तरीके के मोरल्स हैं, कुछ इस तरीके की चीजें हैं जिन पर कभी भी हमारे पेड्रो ने भरोसा ही नहीं किया। भरोसा नहीं, कभी इन चीजों को समझा नहीं, कभी इन चीजों को मौका भी नहीं दिया। 1969 में पेड्रो को एक कार चोरी करने के जुर्म में अरेस्ट कर लिया। अब जेल के दूसरे ही दिन 4 लोगों ने मिलकर पेड्रो के साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया और तो और भी गलत चीजें करी, उनको टॉर्चर किया, उनको मारा। पेड्रो एक ऐसे आदमी थे
जिनके साथ बचपन से ही बहुत गलत गलत तरीके की चीजें होती रहती थी। बहुत अलग लेवल का अब्यूज इस इंसान ने झेला था, पहले सड़क पर, फिर घर में, फिर जेल में भी। पेड्रो ने इस हैरेसमेंट, इस असॉल्ट की रिपोर्ट नहीं करी, बल्कि उन्होंने सोचा कि जब सब लोग मेरे साथ गलत कर रहे हैं तो मैं भी स्टार्ट कर देता हूँ, और तो और इस सिचुएशन, इस मैटर को अपने ही हाथों में ले लेता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, एक चाकू लिया और उन चारों आदमियों को, अपने चारों इनमेट्स को जिनके साथ वो रह रहे थे, जिन्होंने पेड्रो के साथ उनका रेप किया था, पेड्रो ने उनको चाकू से मार दिया, मौत के घाट उतार दिया। और पुलिस ने इन सभी चीजों को सेल्फ डिफेंस का नाम दिया और पेड्रो की 7 साल की जेल में 2 साल और ऐड कर दिए। मतलब अब उनकी सेंटेंस 9 साल की हो गई, पूरे 9 साल। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा स्विच ऑन हुआ जिसको टर्न ऑफ करना शायद पेड्रो खुद ही भूल गए, और इतनी छोटी उम्र में पेड्रो ने जेल में कुछ इस तरीके की चीजें डिसाइड करी जो एक नॉर्मल इंसान तो सोच भी नहीं सकता। पेड्रो ने सोचा कि मामला अपने हाथ में ही लेना ही सही है, अपने हाथ में ले लेते हैं और बाद में जो होगा देखा जाएगा। उन्होंने सोचा कि जो लोग कमजोर हैं, जो लड़ नहीं सकते, भाग नहीं सकते, आवाज नहीं उठा सकते, उनके ऊपर पेड्रो अत्याचार करे, क्योंकि उनके ऊपर अत्याचार करना आसान है, जैसे कि छोटी छोटी बच्चियां। अब 21 साल की उम्र में पेड्रो जेल गए थे। 9 साल बिताने के बाद पेड्रो जेल से बाहर आ गए। अब उन्होंने 8 से लेकर 12 साल की छोटी बच्चियों को टारगेट करना शुरू कर दिया। उनका यही प्लान था। पेड्रो ने इस पूरे पैटर्न को देखा, गरीब बच्चियां, गरीब फैमिलीज जिनके पास खाने के लिए, रहने के लिए पैसा ही नहीं है, न कपड़े पहनने के लिए पैसा है, बाकी सारे जो खर्चे होते हैं उनको तो भूल ही जाइए, रहना, खाना, कपड़ा पहनना, ये सब कुछ भी नहीं था उन सभी छोटे छोटे बच्चों और उनकी फैमिलीज के पास। तो पेड्रो लालच देता था इन सभी चीजों का और उन बच्चियों के साथ बहुत गलत तरीके की हरकतें करता था और बाद में उनको मार भी देता था। बाद में पेड्रो पेरू चले गए और 1978 में उन्होंने खुद इस चीज को माना कि पेरू में उन्होंने 100 से ज्यादा लड़कियों को, यानी 100 से ज्यादा छोटी छोटी बच्चियों को जान से मारा है, उनको मौत के घाट उतारा है, और तो और मरने से पहले उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज, सेक्सुअल असॉल्ट भी किया है। पेड्रो का हिसाब किताब बिल्कुल सिंपल था। वो बिजी जगह पे, क्राउडी जगह पे छोटी छोटी बच्चियों को उठाता था, फिर उनको वहां से उठाकर वो एक सुनसान यानी अबैंडन जगह पर लाता था। पहले रेप, सेक्स, असॉल्ट करता था उनके साथ और बाद में उनका गला दाबकर उनको मार देता था। लेकिन सबसे बड़ी बात पता है क्या थी? वो ये थी कि वो गला दाबते हुए 15 मिनट तक लगातार उन बच्चियों की आंखों में लगातार देखता रहता था। अपने कन्फेशन में पेड्रो ने यह भी बताया कि वो विक्टिम्स को मैनेक्विन्स और डॉल्स भी बोला करता था, और मारने के बाद वो उनके साथ तब तक बैठा रहता था जब तक उन बच्चियों का शरीर ठंडा नहीं पड़ जाता था। और फिर कभी कभी ऐसा भी होता था कि कुछ देर बाद वो उस लाश के पास वापस आता था, उस लाश को सही तरीके से दफनाने के लिए। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि वो दफनाई हुई बॉडीज को वापस से निकाल कर उनके साथ टी पार्टीज भी किया करता था। अब कोई भी नॉर्मल इंसान इस तरीके की चीजें अगर सुनेगा, देखेगा, तो उसको कैसा फील होगा? उसकी तो रूह ही कांप जाएगी। पेरू में जब एक 9 साल की बच्ची के साथ पेड्रो लोपेज गलत तरीके की हरकत कर रहा था, तो उसी के कम्युनिटी के लोगों ने उसको पकड़ लिया था। अब ये कम्युनिटी थी एक इंडिजिनियस कम्युनिटी, और इसको लोग आयाकुचो कम्युनिटी भी बोलते थे। और कई घंटों तक इस कम्युनिटी के लोगों ने पेड्रो को बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर भी किया। उसके सारे कपड़े उतार दिए, उसको बहुत बुरी तरीके से मारा, और तो और पेड्रो को जिंदा दफनाने की भी पूरी तैयारी कर दी गई थी। लेकिन कहीं भी इस तरीके की अगर अच्छी चीजें होती है तो वहां पे एक अमेरिकन मिशनरी जरूर पहुंच जाता है और फिर उस कम्युनिटी के लोगों को जाकर बोलता है कि ये बिल्कुल गलत है, इस तरीके की चीजें नहीं करनी चाहिए, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए और पेड्रो को अथॉरिटीज के हवाले कर देना चाहिए। और बिल्कुल उस कम्युनिटी के लोगों ने बिल्कुल ऐसा ही किया। लेकिन पेरू की सरकार ने भी पेड्रो लोपेज की कदर नहीं करी। इंडिजिनियस कम्युनिटी की एक शिकायत को समझकर उसको इक्वाडोर डिपोर्ट कर दिया गया था। एक तरीके से देखा जाए तो इंडिजिनियस कम्युनिटी के लोगों की कोई भी वैल्यू नहीं है, मतलब उनके बात की कोई भी वैल्यू नहीं है। और पहले की भी कई वीडियोस में मैं इस चीज को बार बार आप लोगों को समझाता हुआ आया हूँ। एक बार फिर से पेड्रो लोपेज कानून के हाथ से निकल गए और पेड्रो इक्वाडोर जाने के बाद भी बिल्कुल नहीं सुधरते, अपनी गलत तरीके की चीजों को वो जारी रखते हैं। अब 5 मई साल 1979 को अम्बाटो में हॉर्टेंसिया गार्सिस लोजारा नाम की एक बच्ची को, जो कि आसपास न्यूज़पेपर बेच रही थी, वहां पे पेड्रो ने उसको पैसों का लालच देकर पास के ही ब्रिज के नीचे ले जाकर उनके साथ पहले की तरीके बिल्कुल गलत तरीके की हरकतें करी। अब ये सारी चीजें पेड्रो के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। और दूसरी तरफ अथॉरिटीज को लग रहा था कि ये जो छोटी छोटी बच्चियां गायब हो रही हैं, इनकी ट्रैफिकिंग हो रही है, बल्कि कोई सीरियल किलर नहीं घूम रहा था, ऐसा पुलिस वालों का कहना। कोलंबिया, इक्वाडोर और पेरू हर जगह से बच्चियां गायब हो रही थी, लेकिन कभी भी इन तीनों देशों की पुलिस ने
एक बार भी उनके दिमाग में ये चीज नहीं आई कि ये ट्रैफिकिंग नहीं, शायद सीरियल किलिंग भी हो सकती है। फिर आया अप्रैल 1980। अंबाटो में एक बहुत बड़ी सी बाढ़ यानी फ्लड आती, और इस फ्लड के चलते 4 बच्चियों की जो लाशें थी जिनको दफनाया गया था वो ऊपर आ जाती है, और तुरंत ही इनके केस को रीओपन कर दिया जाता है। अब ये बच्चियां काफी टाइम से मिसिंग भी थी। फॉरेंसिक वालों ने कंफर्म भी किया कि इनको यानी इनका गला दबाकर इनको मार दिया गया है, यानी स्ट्रैंगुलेशन। और सबसे भयानक बात यह है कि 4 में से 3 बच्चियों की आंखें जो थी इस जगह से बाहर आ गई थी उनका जब गला दबाया जा रहा था तब, और चौथी की आंख एकदम खुली पड़ी थी। और ये देखकर सभी इन्वेस्टिगेटर्स का खून ठंडा पड़ गया। अब फ्लड बीतने के 3 दिन बाद पेड्रो लोपेज अंबाटो के प्लाजा रोजा मार्केट में आए हुए थे। 12 साल की मरीना रोमन पोवेडा वहां पे काम कर रही थी, और एक बार फिर से पेड्रो ने इस बच्ची को पैसे ऑफर किए, यानी 100 सक्रेस, और अपने साथ शहर घूमने के लिए पूछा। लेकिन इस बार बच्ची ने मना कर दिया। उल्टा ये बच्ची अपनी मदर कैरोलिना के पास आई और ये सारी चीजें अपनी मदर को बता भी दिया। और बच्ची की माँ कैरोलिना ने तुरंत पेड्रो को पहचान भी लिया, और तुरंत ही वो चिल्लाती है। मार्केट के और लोग उनके पास आते हैं और सभी लोगों ने पेड्रो को पहचान लिया। तुरंत ही वहां पे पुलिस बुलाई जाती है, और पुलिस वालों ने इस बार फाइनली पेड्रो लोपेज को अरेस्ट कर लिया। अब दुनिया के सबसे बड़े सीरियल किलर्स में से एक को अब या तो बोल लीजिए कि उनको फ्लड ने पकड़वाया, या तो एक मदर यानी कैरोलिना। अब पुलिस के कस्टडी में पेड्रो एकदम चुप था। बहुत सारे इन्वेस्टिगेटर्स ने उससे बात करने की कोशिश की, उसको मारा पीटा, बहुत सारी और तरीके की चीजें की, लेकिन पेड्रो लोपेज ने अपनी जुबान नहीं खोली। तब यहाँ पे अथॉरिटीज ने एक दूसरा रास्ता अपनाया। कैप्टन पेस्टर कोर्डोवा गुडिनो अब इस बंदे को जेल के कपड़े पहनाए और पेड्रो लोपेज के साथ एक ही सेल में बंद कर दिया, और 27 दिन इन दोनों ने एक साथ गुजारे, और इन दोनों की अच्छी खासी दोस्ती हो गई। और अथॉरिटीज ने जो सोचा था बिल्कुल वैसा ही। हमारे कैप्टन ने धीरे धीरे पेड्रो लोपेज का ट्रस्ट को जीत। पेड्रो ने कोर्डोवा को बताया कि कोलंबिया में 100 से ज्यादा, इक्वाडोर में 110 से ज्यादा, और पेरू में तो हद से ज्यादा मर्डर्स पेड्रो ने किए थे। उसने हर एक चीज हमारे कैप्टन को बताई कि किस तरीके से वो बच्चियों को टारगेट करता था, पैसा, चॉकलेट, या फिर शहर में घुमाने का, या फिर और किसी तरीके का बहाना वो बच्चियों को देता था, और बाद में उनको सुनसान जगहों पे ले जाता था। और आगे आपको पता है कि किस तरीके से उनके साथ क्या करता था, और बाद में किस तरीके से उनको मार देता। जब हमारे कैप्टन ने पेड्रो से उसका मोटिव पूछा, तो पेड्रो ने इसके जवाब में ये बताया कि 8 साल की उम्र में पेड्रो से लोगों ने उसकी इनोसेंस, उसका भोलापन, उसका बचपन छीन लिया, और उसने बाद में लोगों के साथ ये करना शुरू कर दिया, और ये डिसाइड किया कि मरने से पहले जितनी ज्यादा बच्चियों के साथ वो ऐसे घिनौने और गलत काम करेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा पेड्रो के लिए। अब पहले तो पुलिस वालों ने यकीन नहीं किया, 300 से ज्यादा मर्डर्स, लेकिन पेड्रो ने अंबाटो में खुद पुलिस वालों को 53 से ज्यादा बच्चियों की लाश दिखाई। इन्वेस्टिगेटर्स ने और 28 जगह खोदा जहां से फ्लड्स के साथ साथ और इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ बहुत सारी बच्चियों की लाशें मिली। प्रिजन अफेयर्स के डायरेक्टर विक्टर कैस्कैनो ने रिपोर्टर्स को बताया, अगर कोई 53 बॉडीज की तसद्दी करे और फिर 300 बोले, तुम उसे मानते हो? बल्कि मुझे तो लगता है कि इसकी बॉडीज का नंबर 300 से भी ज्यादा है। अब 1983 में पेड्रो लोपेज को इक्वाडोर में 110 यानी 110 मर्डर्स के ऊपर उनको दोषी माना गया। लेकिन सबसे गलत बात तो ये थी कि इक्वाडोर का लॉ, आप चाहे कितने भी मर्डर्स कर लीजिए, आपको मैक्सिमम 16 इयर्स की ही जेल होगी, सिर्फ और सिर्फ 16 साल की 300 मर्डर पे। ज्यादातर फैमिलीज इस डिसीजन के बाद अपने बच्चों के लिए, मतलब अपनी मरी हुई बच्चियों के लिए सड़कों पे आ गए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 16 इयर्स ही हुआ। इसके बाद 31 अगस्त 1994 को पेड्रो लोपेज, जिस आदमी ने 300 से ज्यादा बच्चों को मारा था, गुड बिहेवियर के नाम पे ये इंसान जेल से बाहर आ जाता है। रिहाई के बाद इलीगल इमिग्रेंट के नाम पे इनको तुरंत कोलंबिया डिपोर्ट कर दिया जाता है। अब कोलंबिया में प्रोसिक्यूटर्स इसके खिलाफ कोई तगड़ा, कोई सॉलिड सबूत यानी कोई अच्छा केस नहीं बना पाए, तो मजबूरन उसको पागल डिक्लेयर करके बोगोटा के एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल में उनको डाल दिया। 1998 में साइकोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स ने पेड्रो लोपेज को मेंटली फिट माना, और ये भी बोला कि अब समाज के लिए पेड्रो लोपेज कोई भी गलत, कोई खतरा या फिर किसी भी तरीके के गलत काम करने के लायक नहीं है। मतलब वो एक सेफ पर्सन, एक गुड बिहेवियर वाले पर्सन है। और महज $70 की बेल पे पेड्रो लोपेज को रिहा कर दिया, कुछ छोटी मोटी साइकोलॉजिस्ट की चेक इन की शर्तों पे। और रिहाई के बाद पेड्रो चुपचाप अपनी माँ के पास जाते हैं, अपनी विरासत की डिमांड रखते हैं, और माँ बोलती है कि उनके पास कुछ भी नहीं। लेकिन पेड्रो नहीं माने, अपनी माँ की इकलौती कुर्सी और बिस्तर वो बेच देते हैं।
इसके बाद सितंबर 1999 पेड्रो लोपेज बोगोटा के नेशनल सिविल रजिस्ट्री में जाकर अपने सिटीजनशिप के कार्ड को रिन्यू करवाते हैं और ये उनकी लास्ट कंफर्म्ड साइटिंग थी। इसके बाद पेड्रो लोपेज कहाँ गए, कैसे गए, किसी को भी नहीं पता। लेकिन 2002 में कोलंबियन नेशनल पुलिस वालों ने पेड्रो लोपेज के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट जारी कर दिया, एक इलीगल मर्डर के सिलसिले में, एक मर्डर के सिलसिले जो कि पेड्रो लोपेज के पुराने हिसाब किताब से बिल्कुल मिलती जुलती थी। लेकिन इंटरपोल ने ही साल 2005 में इस वारंट को जब्त कर दिया, यानी बंद कर दिया, ये बोलकर एक अबैंडन्ड कॉर्प्स को पेड्रो लोपेज की लाश बताकर इस केस को बंद कर दिया। लेकिन ये चीज ऑफिशियली बिल्कुल कंफर्म नहीं है। लेकिन आज भी लोगों को ये नहीं पता कि पेड्रो लोपेज जिंदा है या मर गए हैं। 300 से ज्यादा जिंदगी, 300, किसी की माँ, किसी की बच्ची, किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की दोस्त, सभी बच्चियों ने अपने अपने सपने देखे हों। सबने सुबह उठ के कुछ न कुछ पाने की, कुछ न कुछ करने की एक उम्मीद रखी होगी। और उनके मारने वाले के साथ, उनके दोषी के साथ क्या हुआ? महज 16 साल 16 ईयर्स जेल में बिताने के बाद उनको रिहा कर दिया गया, बिल्कुल एक आम यानी नॉर्मल इंसान की तरह। पेड्रो लोपेज की कहानी कोई ट्रू क्राइम कहानी नहीं है, बल्कि इस पूरी दुनिया, इस पूरे समाज पे एक धब्बा है। और इस पूरे केस से हम हिंदुस्तानी ये चीज सीख सकते हैं कि इक्वाडोर, पेरू, कोलंबिया और उधर की जितनी भी ऐसी छोटी छोटी कंट्रीज हैं, उनके हालात कितने ज्यादा खराब है, उनका लॉ सिस्टम कितना ज्यादा वाहियात है। अब ये 3-4 छोटी छोटी कंट्रीज 300 बच्चों की जान तो नहीं बचा पाई, लेकिन जिस इंसान ने उन बच्चों को मारा था, उसको पकड़ने के बावजूद भी, केस चलाने के बावजूद भी इन कंट्रीज की गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाई। जब मैं इस केस की रिसर्च कर रहा था तो एक रीजन मेरे सामने ये भी आया कि जब छोटी छोटी कम्युनिटीज में इस तरह की बच्चियां गायब होती हैं तो पुलिस वाले, अथॉरिटीज, गवर्नमेंट उस पर ध्यान नहीं देता। और ये कहकर मैं इस केस को यहीं पे खत्म करता। अब आपका क्या कहना है पेड्रो लोपेज की पूरी कहानी के ऊपर? प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जाने से पहले एक बात और, एक छोटा सा हिंट मैं आप लोगों को और दूंगा कि अब से मेरे चैनल पे कुछ और नई चीजें आने वाली है, मतलब ट्रू क्राइम, हॉन्टिंग, मिस्टीरियस, फोकलोर, इसी सब कुछ से रिलेटेड। लेकिन कुछ ऐसी चीज जो मैं काफी लंबे टाइम से करना चाहता था, उसको फाइनली मैं आज जाकर वो चीज करने वाला। और लास्ट में यही बोलूंगा जो हमेशा बोलता आया हूँ, जब तक हम लोगों की अगली मुलाकात नहीं होती तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, और जो सबसे ज्यादा जरूरी है, ऐसे लोगों से हमेशा बच के रहिए जिनका इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को यूज करना।